हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर करे थे और हिस्ट्री में आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करें। आज हम भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय को कवर करेंगे। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है और 1 लाख महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी किसी भी परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय को। भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय को देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को देखते हैं। 1757 से 1760 तक और फिर 1765 से 1767 तक। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 रॉबर्ट क्लाइव ने किससे की थी? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से किया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी किस गवर्नर के समय हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर किससे नियुक्त किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को किया गया था 1757 से 1760 ईस्वी में। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी शक्ति कंपनी को कब मिली थी? तो 1765 में मिला था। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी किन 2 शासकों से की थी? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब था 1765 ईस्वी में। किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ब्रिटिश कंपनी के पेंशनर बन गए थे? तो इलाहाबाद की संधि से। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव के द्वारा कब की गई थी? तो 1765 ईस्वी से की गई थी। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक के बंगाल में स्थापित द्वैध शासन को डाकू राज की संज्ञा किसने दी थी? तो के.एम. पनिकर ने दिया था। क्लाइव के समय हुए श्वेत विद्रोह 1766 ईस्वी का क्या कारण था? तो दोहरा भत्ता समाप्त करना था। रॉबर्ट क्लाइव एवं वॉरेन हेस्टिंग के मध्य कौन बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे? तो हेनरी वेरलस्ट बनाए गए थे 1767 से 1769 ईस्वी एवं कार्टियर बने थे 1769 से 1772 ईस्वी में। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव को ईश्वर के द्वारा भेजा गया सेनापति किसने कहा था? तो अर्ल ऑफ चेथम ने कहे थे। हमारे टापू ने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श में उससे बढ़कर हो। यह कथन क्लाइव के संबंध में किसने कहा था? तो लॉर्ड मेकाले ने कहा था। अब देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग को। 1772 से 1785 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया था? तो वॉरेन हेस्टिंग को। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? तो सन 1772 ईस्वी में हुआ था। 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की शुरुआत किसने की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग के समय कोर्ट का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता किया गया था। राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए हेस्टिंग ने कौन सा नियम अपनाया था? तो परीक्षण एवं अशुद्धि का नियम अपनाया था।
संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन किसने नियुक्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। रायन के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राज बल्लभ था। व्यापारिक सुधार के तहत दस्तक का प्रयोग किसने समाप्त कर दिया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। बनारस की संधि 1773 ईस्वी एवं फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने किसके साथ की थी? तो अवध के नवाब के साथ की थी। अवध के नवाब के साथ की गई इन संधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मराठों से कंपनी की सीमा की सुरक्षा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग के संदिग्ध एवं निर्दयनीय कार्य क्या थे? तो नंद कुमार पर मुकदमा एवं फांसी 1775 ईस्वी, अवध के बेगमों की घटना, राजा चेत सिंह की घटना, रूहेला युद्ध 1774 ईस्वी तथा रामपुर के नवाब की घटना था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। 1774 से 1785 ईस्वी तक था। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस या घेरे की नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग पर मुकदमा चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया था 1788 से 1795 ईस्वी पर। वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग किसने लगाया था? तो बर्क ने लगाया था। पीस इंडिया एक्ट 1784 किसके समय लागू हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में लागू हुआ था। नोट देखते हैं तो सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 के मध्य अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखते हैं 1786 से लेकर 1793 एवं 1805 में उसका द्वितीय कार्यकाल था। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता एवं घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? तो कॉर्नवालिस ने किया था 1786 से 1793 में। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो किस वर्ष लगाया गया था? तो 1789 में लगाया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था 1790 से 1792 ईस्वी। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा प्रसविदावध सिविल सेवा की संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए थे? तो अस्थायी लगान, राजस्व की प्राप्ति एवं जमींदार के रूप में एक समर्थक वर्ग की प्राप्ति हुआ था। कॉर्नवालिस भारत में व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण करने वाला नहीं बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति का नाश करने वाला था। यह कथन किसका है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ का है। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक, न्यायिक, पुलिस एवं राजस्व के संबंध में नियमों की एक संहिता किस नाम से तैयार की थी? तो कॉर्नवालिस कोड के नाम से तैयार की थी 1793 में। कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? तो शक्तियों के पृथक्करण पर था। जिले में थाने की स्थापना एवं दरोगा की नियुक्ति थाना अधिकारी के रूप में किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था।
हस्तक्षेप न करने की नीति के समर्थक कौन कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं सर जॉनसर थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र मकबरा कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 में हुआ था और जॉनसर 1793 से 1798 ईस्वी तक आए थे। तटस्थता की नीति का बड़ी कठोरता से पालन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो सर जॉनसर ने किया था। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। तंजौर का विलय लॉर्ड वेलेजली ने कब किया था? तो 1799 में किया था। 1799 ईस्वी में वेलेजली ने किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर पर्शिया एशिया के शाह के दरबार में भेजा था? तो मेहंदी अली खां को भेजा था। सूरत का विलय वेलेजली ने कब किया था? तो 1800 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेजली ने कर्नाटक का विलय कब किया? तो 1801 ईस्वी में। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड वेलेजली के काल में किया गया था, 1798 से 1805 ईस्वी की। वेलेजली के सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था, 1798। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, 31 दिसंबर 1802। 1802 ईस्वी की बशीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। मराठों की प्रथम सहायक संधि था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश साक्षरता स्थापित करना। भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली से पहले किसने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि के संबंध में किसने लिखा है कि भारतीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी राज्य को प्रतिष्ठित बनाते हैं बेचकर सुरक्षा मूल्य ले ली? तो सर थॉमस मुनरो ने। हमारी नीतियों और हमारे लक्ष्य ने समस्त भारतीय शक्तियों को शून्य स्थिति में पहुंचा दिया, यह किसका कथन है? तो ऑथर वेलेजली का है। अब देखते हैं सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य को देखते हैं और वर्ष को देखते हैं। प्रमुख राज्य और वर्ष: हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804। उसके बाद जोधपुर, फिर जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर ने नहीं किया था। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने रखा था। 1798 से 1805 इसका कार्यकाल है। किसने भारत में वेबटिस्ट मशीनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था? तो लॉर्ड वेलेजली ने।
अब देखते हैं सर जॉन बार्लो 1805 से 1807। वेलोर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 में हुआ था और हस्तक्षेप की नीति का समर्थक थे। देखते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, देखते हैं 1807 से 1813। स्मरणीय तथ्य देखते हैं तो देशी राज्यों के मामले में तटस्थता की नीति का पालन लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा हुआ था। भारत की सीमा को सुरक्षित रखने हेतु प्रथम बार विदेशी शक्तियों से संबंध स्थापित किए थे। चार्ल्स मेटकॉफ को राजदूत बनाकर लाहौर रंजीत सिंह के पास भेजा था। तो किसने भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम ने भेजे थे। मेटकॉफ की मध्यस्थता में रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। लॉर्ड मिंटो ने जॉन माल्कम को फारस तथा स्टुअर्ट एल्फिंस्टन को अफगानिस्तान राजदूत बनाकर भेजा और 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो के समय भारत आया था। अब देखते हैं मार्की वर्ष लॉर्ड हेस्टिंग को देखते हैं 1813 से 1823 से। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था 1813 से 1823 ईस्वी के समय। संगोली की संधि 1816 में हुआ था। किस वर्ष सिक्किम के शासक चोगयाल ने एक संधि करके सिक्किम को अपने अधीन मित्र राज्य बना लिया था? तो 1817 में। पूना की संधि 13 जून 1817 ईस्वी के द्वारा किस संघ को समाप्त किया गया था? तो मराठा संघ को। पठान सरदार आमिर खान ने चार्ल्स मेटकॉफ के साथ किस वर्ष संधि कर ली थी? तो 1817 ईस्वी में। ग्वालियर के संधि 5 नवंबर 1817 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने किसके साथ की थी? तो दौलत राव सिंधिया के साथ किया था। किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 ईस्वी में। पिंडारियों को सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था? तो मल्हार राव होलकर ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो 1820 से 1827 ईस्वी तक रहे थे। किसको मराठों का मेहतर एवं टिड्डी दल कहा गया था? तो पिंडारियों को। किसने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी थी? तो मेलकम ने। 1822 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम किसके समय पारित हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। रैयतवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने किया था? तो थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस क्षेत्र प्रांत में शुरू हुई थी? तो मद्रास में। महलवाड़ी व्यवस्था किसके समय में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। बंगाल में वर्नाकुलर स्कूल किसने खुलवाए थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। जॉन एडम्स देखते हैं 1823 से। सन 1823 ईस्वी में कौन अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे? तो जॉन एडम्स हुए थे। अब लॉर्ड एमहर्स्ट देखते हैं 1823 से 28 से। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। यांडबू की संधि कब हुई थी? तो यांडबू की संधि 1826 में हुआ था। अब देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 से।
विलियम बेंटिंक को मद्रास का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1803 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। नियम 17 के द्वारा दिसंबर 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने किस घृणित प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो सती प्रथा पर लगाया था। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो 1829 में। सती प्रथा निषेध किस वर्ष मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था? तो 1830 में किया गया था। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरुआत करवाया था? तो लॉर्ड बेंटिंक था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे 1833 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को किसने कुशासन के आधार पर अपने प्रदेश में मिला लिया? तो विलियम बेंटिंक ने। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सिलीमन के नेतृत्व में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किए गए प्रशासनिक उपाय हैं तो सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना और सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। किसने बाल हत्या एवं नर बलि को गैर कानूनी घोषित किया था? तो विलियम बेंटिंक ने किया था। 1835 ईस्वी का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा किसके समय में की गई थी? तो विलियम बेंटिंक के समय में किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति किसने की थी? तो विलियम बेंटिंक ने किया था। अब देखते हैं लॉर्ड मेटकॉफ को देखते हैं 1835 से 1836 ईस्वी। 1835 ईस्वी का प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड मेटकॉफ के समय में पारित हुआ था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड देखते हैं 1836 से 1842 से। लॉर्ड ऑकलैंड देखते हैं 1836 से 42 ईस्वी। 1936 में दोस्त मोहम्मद ने किस गवर्नर जनरल से रंजीत सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड से। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। लॉर्ड एलनबरो देखते हैं 1842 से 1844। सिंध पर ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अधिग्रहण किया था? तो अगस्त 1843 में। सिंध पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो एलनबरो के समय में हुआ था। सिंध के विलय के समय सिंध में कंपनी का रेजिडेंट कौन था? तो चार्ल्स नेपियर था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने। दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को देखते हैं 1844 से 48 ईस्वी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। सामाजिक सुधार, बालिका हत्या एवं नरबलि प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने लगाया था। अब देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग 1848 से 1856 ईस्वी। जेम्स एंड्रूज रेमेज भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का था, अर्ल ऑफ डलहौजी का। किसने विलियम की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो डलहौजी ने 1848 से 1856 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो सतारा हुआ था 1848 ईस्वी। बघाट रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? तो 1850 में किया गया था।
बरार क्षेत्र का विलय 1853 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो डलहौजी के समय में हुआ था। अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउट्रम था 1854 में। किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया था? तो आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय किस रीति से हुआ था? तो कुशासन के कारण हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1856 ईस्वी को हुआ था। जब अवध का विलय 1856 में कुशासन के आधार पर किया गया तब अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। अब देखते हैं डलहौजी के द्वारा राज्यों का विलय। सतारा का विलय कब हुआ था? तो 1848 में। जैतपुर का विलय 1849, संभलपुर का 1849, बाघाट का विलय 1850, उदयपुर का विलय 1852 में, झांसी का विलय 1853 में, नागपुर का विलय 1854 में हुआ था। करौली का विलय 1855 ईस्वी में, अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है? तो पहले सतारा हुआ था 1848 में, संबलपुर 1849 और झांसी 1853 में हुआ था। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का व्यवस्थित कालानुक्रम कौन है? तो सतारा, बाघाट, उदयपुर और झांसी है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी स्वरूप प्रदान किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के पश्चात पंजाब का विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1849 ईस्वी में। सिक्किम का भारत में विलय 1850 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लोअर वर्मा पीवू राज्य का विलय 1852 में किसके समय हुआ था? तो डलहौजी के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो डलहौजी के समय हुआ था। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो बम्बई और थाने के मध्य हुआ था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने किया था 1853 में। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो डलहौजी के समय में। कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू की गई थी? तो 1853 में किया गया था। भारत में पहली बार डाक कानून तथा डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1854 में। लॉर्ड डलहौजी के समय डाक खाना एक्ट कब पारित हुआ? तो 1854 ईस्वी में। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। उसकी सुधार योजनाएं हैं तो शैक्षणिक सुधार, रेल मार्गों का निर्माण, तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत, लोक निर्माण विभाग की स्थापना। गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था? तो सिर्फ हिंदू राज्यों पे। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? तो डलहौजी ने। आधुनिक भारत का निर्माता किस गवर्नर को माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। शिक्षा सुधार हेतु वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में किसके समय आया? तो डलहौजी के समय आया। किसने लॉर्ड डलहौजी के कार्यों को 3 शब्दों विजय, संगठन एवं विकास में बतलाया है? तो सर विलियम विल्सन हंटर ने बतलाया है। अब देखते हैं लॉर्ड कैनिंग को। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था 26 जुलाई 1856 में। 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में
3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ? तो कैनिंग था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम कब दिया गया था? तो 1858 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को किसने पुनः स्थापित किया था? तो 1858 में सामग्री की घोषणा ने किया था। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी? तो कैनिंग के समय दी जाने लगी 1859 से 60 में। किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? तो कैनिंग ने। यूरोपीय सेना के द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 ईस्वी किसके समय किया गया था? तो कैनिंग के समय में। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण किसके समय हुआ था? तो कैनिंग के समय में हुआ था। भारतीय शासन अधिनियम 1861 किस वायसराय के समय में आया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आया। किसने बाघाट एवं उदयपुर राज्य पुनः वापस कर दिए थे? तो लॉर्ड कैनिंग ने। अब देखते हैं लॉर्ड एलिगन प्रथम 1862 से 63 ईस्वी। लॉर्ड एलिगन की मृत्यु 1863 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। नोट देखते हैं तो रॉबर्ट नेपियर को 1863 में भारत का कार्यवाहक वायसराय बनाया गया था और सर विलियम डेनिसन को 1863 से 64 में भी कार्यवाहक वायसराय बनाए गए थे। अब देखते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस, देखते हैं 1864 से 69 में। तो कौन वायसराय चतुराईपूर्ण निष्क्रिय की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? तो जॉन लॉरेंस था। 1864 से 1869 ईस्वी। भूटान का युद्ध 1865 के समय वायसराय कौन था? तो जॉन लॉरेंस था। कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो जॉन लॉरेंस था। अब देखते हैं लॉर्ड मेयो को 1869 से 72 ईस्वी। किसने पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो लॉर्ड अर्ल ऑफ मेयो ने किया था 1861 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो ने केंद्र एवं प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु एक नई व्यवस्था कब शुरू करवाई थी? तो 1871 में। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो ने करवाया था 1872 में। किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? तो मेयो को 1872 ईस्वी में। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो ने। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो ने करवाया था। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पे थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? तो मेयो की हत्या की गई थी। नोट देखते हैं सर जॉन स्टेचरी 1872 ईस्वी एवं लॉर्ड नेपियर 1872 ईस्वी में कार्यवाहक वायसराय बनाए गए थे। अब देखते हैं नॉर्थबुर्ग को 1872 से 76 में। ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 किस वायसराय के समय लागू हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थबुर्ग के समय हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर किसके समय आए थे? तो लॉर्ड नॉर्थबुर्ग के समय आए थे 1875 में। लॉर्ड लिटन देखते हैं 1876 से 1880। किसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन को जाना जाता है 1876 ईस्वी में। अफगानिस्तान
के प्रति आक्रामक की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किसके करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिटन था 1876 में। लॉर्ड लिटन एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष किया था? तो 1 जनवरी 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो 1 जनवरी 1877 को। राज उपाधि अधिनियम 1876 ब्रिटिश संसद में पारित करने के बाद महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। 1877 में आईसीएस की परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के समय कर दी गई थी? तो लॉर्ड लिटन के समय किया था। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में। किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में आया था। 1878 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में लिटन ने एक अकाल आयोग गठित किया था? तो रिचर्ड स्ट्रेचरी की अध्यक्षता में किया था। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से गिरा वज्रपात की संज्ञा दी थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी किसके कार्यकाल में लागू हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लागू हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? तो गडमक की संधि हुई थी। लॉर्ड रिपन देखते हैं 1880 से 84। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया था? तो रिपन के समय किया गया था 1881 में। प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1881 में हुआ था। प्रति 10 वर्ष पर जनगणना का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो रिपन के समय हुआ था 1881 में। 1882 में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया 1882 में। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग, ऑकलैंड, रिपन, बेंटिंग तथा लॉर्ड मेटकॉफ थे। भारत में किसे स्थानीय स्वायत्तता शासक का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासक को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में किसके सशक्त बनाई गई थी? तो किसने सशक्त बनाई थी? तो लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट विल विवाद किसके शासन के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासन के दौरान हुआ था 1883 से 84 के समय। इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? तो यूरोपियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो रिपन के समय में हुआ था इल्बर्ट विल के खिलाफ। ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में कौन अग्रगामी थे? तो NM लोखंडे थे। किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढाला लो नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? तो रिपन ने। किस वायसराय के समय बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय किया गया था। आप मुझे शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से समझने का प्रयत्न करें, यह कथन लॉर्ड रिपन का है। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का मुक्तिदाता एवं उसके कार्यकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभिक बिंदु कहा है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक महान एवं लोकप्रिय था, यह कथन किसका है? तो मदन मोहन मालवीय का है। किसने सिविल सेवा
में अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने। अब देखते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई? तो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। 1885 का बंगाल टेनेंसी एक्ट किसके समय पारित हुआ? तो डफरिन के समय हुआ। किसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा का विलय किया गया था? तो डफरिन के समय हुआ था 1885 से 86 में। पंजाब टेनिस एक्ट 1887 किसके समय पारित हुआ? तो डफरिन के समय। लब लॉर्ड लैंसडाउन को देखते हैं 1888 से 94। 1889 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत किसके कार्यकाल में आए थे? तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में आए थे। 1991 ईस्वी में कारखाना अधिनियम किसके समय बना था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय बना था। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लैंसडाउन था। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डुरंड आयोग का स्थापना 1893 ईस्वी में किसने किया था? तो लैंसडाउन ने किया था। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1893 सममित आयु अधिनियम किसके समय लागू हुआ था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय देखते हैं 1894 से 99। चित्राल विद्रोह हिंद कुश पर्वत क्षेत्र किसके समय हुआ था? तो एल्गिन के समय हुआ था। लॉर्ड एल्गिन के समय हुआ था। अब लॉर्ड कर्जन देखते हैं 1899 से 1905। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो 7 वर्ष का था। 1899 से 1905। भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 ईस्वी में किसके समय पारित हुआ था? तो कर्जन के समय पारित हुआ था। किसने 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? तो कर्जन ने किया था। इंपेरियल क्रेडिट कोर की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था? तो सर जॉन मार्शल को। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1904 ईस्वी के। लॉर्ड कर्जन प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था। यंग हस्बैंड मिशन किसने भेजा था? तो लॉर्ड कर्जन ने भेजा था 1904 में। यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? तो तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्जन है। एक महानिरीक्षक के अधीन कृषि विभाग किसने स्थापित किया? तो कर्जन ने। पंजाब में कृषकों की दशा सुधारने हेतु पंजाब भूमि अन्यक्रामन अधिनियम 1900 ईस्वी किसने बनाया? तो कर्जन ने। कृषि सिंचाई व्यवस्था में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में कर्जन ने सिंचाई आयोग 1901 गठित किया था? तो किसके गठित किया था? तो कॉलिंग स्कॉट मॉनक्रिफ के अध्यक्षता में किया था। 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति एक नए पद के रूप में किसने शुरू की थी? तो कर्जन ने किया था। कृषि सुधार हेतु कर्जन ने सहकारी उधार समिति अधिनियम कब बनाया? तो 1904 में। कर्जन के समय 1905 ईस्वी में कहाँ पर कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया था? तो पूसा बिहार में। अकाल संबंधी सुधार हेतु कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया था? तो एंटनी मैकडोनेल की अध्यक्षता में किया था। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग में सुधार हेतु 1902 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठित किया था? तो सर एंड्रयूज फेजर की अध्यक्षता में किया था। एक निर्देशक के अधीन केंद्रीय गुप्तचर विभाग CID की
संस्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत के संदर्भ में बुलाया था। तो रेलवे सुधार में 1901 ईस्वी में थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना किसने की? तो कर्जन ने। रेलवे बोर्ड की संस्थापना 1905 किसने की? तो कर्जन ने। 1902 में गठित विश्वविद्यालय आयोग के सभापति कौन थे? तो थॉमस रेले थे। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग में कौन एक भारतीय शामिल थे? तो गुरुदास बनर्जी थे। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने के समय पारित हुआ था? तो कर्जन के समय पारित हुआ था। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल 1885 ईस्वी के बाद बंगाली एवं मराठी से नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने पर संदेह करने लगा? तो कर्जन ने। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा है। 1900 ईस्वी में ब्रिटिश सेक्रेटरी को लिखा है। जब मैं भारत में आया हूँ तो मेरी नीति यही रहेगी कि किसी भी तरफ कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। यह किसने लिखा है? तो ये कर्जन ने लिखा है। 1903 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर को लिखा है। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाई गई थी। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रूमफील्ड फुलरल था। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। कर्जन का सबसे अधिक असंतोष उत्पन्न करने वाला कार्य 1905 ईस्वी में क्या था? तो बंगाल का विभाजन था। कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की योजना कब लागू की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को। असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में सही तथ्य है। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बसाया गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय देखते हैं 1905 से 1910 ईस्वी। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय नवंबर 1905 में। आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि लॉर्ड मिंटो ने कहाँ मिलने गया था? तो शिमला गया था 1906 में। कांग्रेस के सूरत के विभाजन के समय 1907 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। लॉर्ड मिंटो सुधार 1909 ईस्वी किसके समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में पारित हुआ था। अब देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ 1911 में। ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपने एक भव्य दरबार लगाया। वह राजा कौन था? जॉर्ज पंचम था। 1911 ईस्वी। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना किसके समय में की गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में की गई थी। किस वायसराय पर दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पे फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 में। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हार्डिंग द्वितीय था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी के समय किसे प्रथम कुलपति बनाया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। अब देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21। तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था।
शिक्षा सुधार हेतु सेंट्रल आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किसने किया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय एमपी सिन्हा को सर्वप्रथम किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया था? तो बिहार का। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी 1919 नियुक्त किया गया था? तो सर सिडनी रॉलेट को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके समय आया? तो चेम्सफोर्ड के समय में आया। अब रीडिंग देखते हैं। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। किसके समय में रॉलेट एक्ट 1919 वापस ले लिया गया था? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में। किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 1921 ईस्वी में भारत में हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में। दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु 1924 ईस्वी में मूडी मैन कमेटी गठन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। अब देखते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी तथा भारत आगमन 1928 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। देशी रियासतों के संबंध में हाउटोंग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। कृषि क्षेत्र से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति 1928 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन के द्वारा दिवाली घोषणा कब की गई थी? तो 1929 में। गांधी एवं इरविन के मध्य दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। इरविन ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ की थी? तो धनबाद झारखंड में। अब देखते हैं लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1931 किसके समय भारत में प्रस्तावित हुआ? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ। सांप्रदायिक घोषणा पत्र को लागू करते समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो रेमज मैकडोनाल्ड थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन था। वर्मा को कब भारत से पृथक किया गया? तो 1935 में। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। अब देखते हैं लॉर्ड लिंगलिथगो 1936 से 44 से। सबसे लंबा कार्यकाल किस वायसराय का था? तो लॉर्ड लिंगथिंगो का था। लॉर्ड लिंगथिंगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब घोषित किया गया? 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी के आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिंगथिंगो था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिंगथिंगो था। अब देखते हैं लॉर्ड वेवेल 1744 से 1747 से। CR फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1944 में। वेवेल योजना कब प्रस्तुत किया गया? 4 जून 1945 को। लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 25 जून 1945 में। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड वेवेल के समय में आया था। अब देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। 3 जून योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1947 में। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित करते समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। रेड क्लिफ आयोग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन थे। भारत में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन थे। अब देखते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1948 से 50 ईस्वी।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को कौन कौन थे। तो वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1773 से 85 तक था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, सर जॉनसन 1793 से 98, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807, अर्ल ऑफ मिंटो 1807 से 1813, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1833 ईस्वी तक। भारत के गवर्नर जनरल देखते हैं जो 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 से 1835 ईस्वी तक, सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी, लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी, सर हेनरी हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 ईस्वी, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858। भारत के वायसराय कौन कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे 1858 से 62, एलिगन प्रथम 1862 से 63, जॉन लॉरेंस 1864 से 1869, लॉर्ड मेयो 1869 से 72, लॉर्ड नॉर्थबुर्ग 1872 से 76, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, लॉर्ड रिपन 1880 से 84, लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। लेंसडाउन 1888 से 94, एलिगन द्वितीय 94 से 1894 से 1899, कर्जन 1899 से 1905 तक, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916, चेम्सफोर्ड तब 1916 से 1921, लॉर्ड डिडी 1921 से 1926, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी तक, लॉर्ड लिंगलितुगो 1936 से 1936 ईस्वी तक। भारत के गवर्नर जनरल तथा क्राउन के प्रतिनिधि 1935 के अधिनियम। तो लॉर्ड लिंथिंगो 1936 से 1944 ईस्वी, लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947, लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 ईस्वी तक, श्री राजगोपालाचारी 1948 और 25 जनवरी 1950 ईस्वी तक रहे थे। अब देखते हैं गवर्नर जनरल वायसराय के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य को। बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे। फिर से इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग के समय, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग, रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग, अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी कॉर्नवालिस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, पेशवाई का अंत लॉर्ड हेस्टिंग, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग, अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंग, सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग, ठगों का दमन कैप्टन सेलिमेन, प्रेस का प्रतिबंध हटाना चार्ल्स मेटकॉफ, सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो, दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो, राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी, व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी, चूक सिद्धांत या राज हड़प नीति डलहौजी, ड्रॉक्सिन ऑफ लैप्स डलहौजी, अवध का विलय डलहौजी, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन, अग्र फॉरवर्ड नीति लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति लॉर्ड रिपन, इलवर्ट विल विवाद लॉर्ड रिपन। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन, कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड रिपन, बर्मा का विलय लॉर्ड डफरिन, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय, दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय,
प्रांतों में द्वैध शासन लॉर्ड चेम्सफोर्ड और रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।